मसरत शफ़ी है। मैं श्रीनगर के इलाका सुनवार का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग बर्नहॉल स्कूल से की है और 10+2 मैंने फिर वहाँ पे टेनल बिस्को से किया। और जो मैं अपनी पढ़ाई की है वो मैंने कर्नाटका में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से की है, श्रीनिवास कॉलेज। जो फिजियोथेरेपी है ये एक मेडिकल फील्ड में हम अगर बोलेंगे तो ये एक अभी नया ही एक फील्ड है। जो दूसरी आलमी जंग जो हुई थी उसके बाद ये इसका वजूद आया। ये देखा गया कि जो आलमी जंगें हुई उसके बाद काफ़ी लोग थे जिनकी ऐसी ऐसी जो बीमारियां थी जो खाली दवाई से ठीक नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद ये देखा गया कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम फिजिकल थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, जो एक्सरसाइज हम देते हैं या जो हम काफ़ी सारी मशीनें आलात इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें जिससे ये बीमारियां ठीक हो, जो खाली जो हम दवाइयाँ देते थे उससे ठीक ना होती थी, तो वो हमने इस्तेमाल किए और ये फील्ड जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने लग गया। अब फिजियोथेरेपी जो है ये जैसे मैंने आपको बोला, ये 1945 के बाद जो हुआ था, जो दूसरी आलमी जंग थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा। लेकिन ये अगर हम बोलें फिजियोथेरेपी ये कई सारे तरीक़ों से हम घर में या पुराने ज़माने में भी इस्तेमाल की जाती थी। फ़र्क अब इतना है, पहले एक अनडिफाइंड साइंस था, अब दिन ब दिन इसमें रिसर्च और नए नए आलात और नई नई टेक्निक्स लाके हमारा जो ये फील्ड है नया बन गया है। फिजियोथेरेपी में आपको बता दूं बेसिकली एक दो चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें हम बोलते हैं एक तो इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसमें हम आलात जो हमारे अलग अलग होते हैं, जैसे लेज़र थेरेपी है, शॉर्टवेव डायथर्मी, ट्रैक्शन थेरेपी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, शॉकवेव थेरेपी, बहुत सारी अब नए नए चीज़ें आ रही हैं। एक तो हम वो इस्तेमाल करते हैं दर्द का अजाला करने के लिए, और दूसरा हम जो एक्सरसाइज करते हैं, जो वर्जिश होती है, हमारे काफ़ी सारे डिस्क प्रोलैप्स है या बाकी सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारी नस फंस जाती है, तो उसका वो ठीक करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है ताकि वो नस खुल जाए। इसी तरह से गर्दन में, कमर में, घुटने में सारी चीज़ें हैं जो हैं जहाँ पे कमज़ोरी आती है, जिस कमज़ोरी की वजह से फिर दर्द बढ़ जाता है, वो सारी एक्सरसाइज देके उन जोड़ों को अपनी जगह ताकत वापस लाके उन्हें ठीक करके हम उस पेशेंट को ठीक कर देते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एक्सरसाइज थेरेपी, तो ये दोनों मिला के, और बहुत सारी अब तो मैनुअल थेरेपी भी आ गई हैं, तो ये सारी मिला के हम इसको फिजियोथेरेपी बोलते हैं। अब आपकी विसादत से मैं एक पॉइंट यहाँ पे लाना चाहूँगा। हमने 2002 में शुरू किया था ये फिजियोथेरेपी, जब मैं यहाँ पे आया था अपना। इससे पहले भी कुछ देर पहले भी थे, कुछ 2-3 साल पहले भी थे। बहुत बढ़िया। तो हम जब पढ़ते थे तो यहाँ वो अवेयरनेस नहीं थी, तो हम कहते थे हम वापस जाएंगे तो हम घर घर जाके लोगों में पैम्पलेट्स बांटेंगे। अच्छा। तो जब हम वापस आए तो माशाल्लाह, क्योंकि फिजियोथेरेपी जो आपको मैं बता दूं आपकी विसादत से लोगों को, ये एक ड्रगलेस थेरेपी, यानी कि इसमें कोई हम दवाई देते नहीं है, और इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जी सर। तो जब हमने ये शुरू किया, पहले काफ़ी लोगों को ये कुछ था इसमें कन्फ्यूजन कि ये थेरेपी लफ्ज़ जो है ये एक बड़ा डरावना वर्ड है, क्योंकि कश्मीर में जैसे हम थेरेपी लफ्ज़ बोलते हैं तो हमारा वो सीधा वो कैंसर के लिए जो हम या ट्यूमर के लिए रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देते हैं, तो वो दिमाग में आ जाता था। तो पहले लोग सब यही बोलते थे थेरेपी है तो इसमें हमारी कमज़ोरी तो नहीं आएगी, हमारे बाल तो नहीं निकलेंगे। तो जो हमारे सिटी एरियाज़ हैं, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे तो पूरी अब अवेयरनेस हो गई है। हाँ। शुरू में हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता था जिसके पास कोई कमर दर्द या गर्दन दर्द या किसी का चीज़ होता था, तो उनको हमारे जो ऑर्थोपेडिक साहिबान हैं उनको दवाई लिखते थे और हम फिजियोथेरेपी करते थे। कुछ लोग ऐसे भी आ जाते थे, फिर वो कहते थे सर आपने ये फिजियोथेरेपी तो कर ली लेकिन दवाई क्या खानी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट है कि लोग बोलते हैं कि हम दवाई नहीं खाना चाहते, हम सिर्फ फिजियोथेरेपी करें, क्योंकि उनको पता है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जो ये लफ्ज़ थेरेपी है, जो मैं आपको बोलता हूँ, ये लफ्ज़ थेरेपी है, जो लोग कैंसर के साथ इसको एट्रीब्यूट करते हैं, ये गलत है। फिजियोथेरेपी है जिसमें हम फिजिकल मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं और एक्सरसाइज यूज़ करते हैं। इसका कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जिसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, उसके साथ बिल्कुल दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। देखिए इसमें मैं आपको ऐसे बताऊंगा जी सर, हमारे काफ़ी कुछ जो लोग होते हैं वो चले जाते हैं बाहर, फिर वहाँ पे उनको एक चार्ट मिल जाता है, ये एक्सरसाइज कर लो, ये ऐसे ऐसे कर लो, ऑल दैट स्टफ। बट एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट जो रहेगा जी, वो हर किसी पेशेंट को अपनी तरफ पूरा पहले एग्जामिन करेगा, पूरा उसे देखेगा, पूरा उसका पूरा मुआवजा करेगा, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज दिखा सकता है। जी। रीज़न ये है कि हम जैसे किसी का कमर में दर्द है, तो एक एक्सरसाइज होती है उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन बायस्ड, दूसरी होती है एक्सटेंशन बायस्ड। अब आपकी विसादत से अगर मैं एक एक्सरसाइज दे दूं, 50% लोग वो होंगे जिसे हमें फ्लेक्शन देनी है और 50% वो हैं जिसे हमें एक्सटेंशन देनी है। तो हो सकता है 50% का जो है दर्द कम हो जाए और 50% का जो है वो दर्द ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए जब भी हम फिजियोथेरेपी हम देते हैं, एक्सरसाइज या कुछ देते हैं, तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि ये बिल्कुल एक सूट है जो एक बंदा पहनता है। आपने देखा होगा अगर दो भाई हैं, वो दो भाई भी एक दूसरे का सूट नहीं पहन पाते, लगता है कहीं ना कहीं पे कुछ वो टाइट है या कहीं लूज है। तो फिजियोथेरेपी जो है, एक जो प्रोटोकॉल है, ये हर किसी पेशेंट का पूरा एग्जामिनेशन करके उसे पूरा इलाज, उसका पूरा मुआवजा करके उसे कस्टम मेड एक्सरसाइज प्रोग्राम दिया जाता है।
तो ये मैं कहूँगा। प्लस अब ये गांव और शहर की बात नहीं रही, ये बेसिकली एक माइंड फ्रेम की बात रही है। बिल्कुल सर। हमारे जो सारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं कश्मीर में, जो डायरेक्टर हेल्थ है, हमारे डायरेक्टर हेल्थ साइंस, पहले सिर्फ फिजियोथेरेपी जो थी सोरा में और SMHS में और बोन एंड जॉइंट में थी। अब आपके सारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और सारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे भी अब फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। प्लस प्राइवेट सेक्टर में भी जो आपके दूर दराज की एरिया, सब जगह पे वहाँ पे फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो गांव में हैं, दूर दराज जो अंदरूनी इलाके हैं, वहाँ जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लोग अभी वहाँ पे जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, जो डर है, जो अभी खौफ है या जो कन्फ्यूजन्स है, उसकी वजह से फिजियोथेरेपी की तरफ ज़्यादा नहीं जाते हैं। अच्छा, शहर में जो एजुकेशन है, जो हाँ, बिल्कुल। शहर का मेरा मतलब बिल्कुल कतई श्रीनगर से नहीं है, मेरा मतलब जो सारे हमारे मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे जो लोग हैं उनका जो है वो एक्सपोजर थोड़ा उसमें ज़्यादा है, तो उन्हें पूरा पता है। जो अंदरूनी इलाके वहाँ पे उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है, वो सोचते हैं शायद इससे क्या हो जाए, दवाई खाएंगे उसी से फ़र्क हो जाएगी, खाली वर्जी से क्या हो जाएगी, फ़र्क नहीं हो सकती। तो ये कॉन्सेप्ट है, वरना अवेलेबिलिटी जो है हर किसी जगह पे बिल्कुल अच्छी तरह से। 2002 में जब मैंने फिजियोथेरेपी शुरू किया था, तो मेरे पास एक पेशेंट बैठे थे यहाँ पे जी। तो वो पेशेंट मुझे बिल्कुल एक वो उनकी वो लफ्ज़ मुझे उनके याद है। तो वो बैठे थे, तो फिर वो एक डॉक्टर साहब के पास गए थे, फिर दूसरे के पास गए थे, फिर तीसरे के पास, दवाइयाँ खाते जा रहे थे, फ़र्क नहीं पड़ रही थी। तो फिर किसी ने उनको बोला था, क्या उससे बोला था मेरे को फ़र्क नहीं हो रही, तो बोला ये तो चलता रहता है, ये आपने एक दूसरा ये चलता रहता है, एक यून गसुंगा से रोज़ जेरी ऐसे बोल के। तो जब फिजियोथेरेपी अब आप देते हैं, अब तो जो भी सारे हमारे ऑर्थोपेडिक जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े सर्जन्स हैं बाकी सारे, अब वो अलग से वो खाली मेडिसिन हम नहीं करते हैं, वो एक फिजियोथेरेपी के साथ मिलके एक टीम वर्क करते हैं। जहाँ पे वो दवाई देना चाहते हैं वो दवाई देते हैं, बाकी वो रेफ़र कर देते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो वहाँ पे अपना फिजियोथेरेपी वो कर लेता है। तो ये अब एक होलिस्टिक अप्रोच हो गया, जहाँ पे अब जो ऑर्थोपेडिशियंस या न्यूरोलॉजिस्ट या जो बाकी सारे लोग हैं, वो मिल के एक वो ट्रीटमेंट प्लान करके जो पूरा है वो पेशेंट को देख के उसको पूरा इलाज मुआवजा कर देते हैं। सिंपल मैं आपको ये भी बता दूं, एक पैरालिसिस केस जो होता है, जैसे किसी का चेहरे में एक फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, तो काफ़ी लोगों का ये दिमाग में है कि खाली मेडिसिन से हो जाएगा। मेडिसिन में उनका एक स्टेरॉइड का कोर्स होता है, मल्टीविटामिन का कोर्स होता है, जो पहले दिया जाता है। जी। बाद में आपने फिजियोथेरेपी करनी है, अगर आपने इमीडिएटली फिजियोथेरेपी नहीं की तो वो जो पैरालिसिस है हमेशा के लिए रह जाएगा। काफ़ी जगह पे ऐसे भी हैं जहाँ पे वो लोग ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, वो काफ़ी देर 2 महीना 3 महीने के बाद आते हैं, फिर हम उनका इलाज मुआवजा नहीं कर पाते। तो बोलने का मतलब ये है कि जो आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं, जो नर्व्स हैं, जो डिस्क है, बाकी सारी चीज़ें हैं, उसका आप जो है अच्छी तरह से अगर इमीडिएटली आप फिजियोथेरेपी कर लें तो बहुत हद तक, बहुत मतलब 95-96% तक जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनका अरज़ाला हो जाएगा, और बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बोला हमारे पास जो काफ़ी सारे आलात हैं, मशीन्स होती हैं उससे, प्लस एक्सरसाइज थेरेपी, और जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं होम केयर, कौन सी चीज़ मुझे करनी है, कौन सी चीज़ मुझे नहीं करनी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, एक तार का टुकड़ा है, ये तार के टुकड़े को अगर मैं तोड़ना चाहूँ, अगर मैं इसको खींचूँ तो ये नहीं खींचेगा, और अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे बेंड करूँगा। बिल्कुल सही बात। हम अब घर में क्या करते हैं, जो हमारी माँ बहनें होती हैं काम करती हैं, तो हमेशा झुकती है, बिल्कुल दिन में सैकड़ों बार वो झुकते हैं, कमर पे झुकते हैं और उठते हैं, तो ये जो जोर है ये सारा डिस्क पे आता है। हम जब बैठते हैं तो हम काम जो करते हैं, बच्चे ऐसे पूरा मोबाइल पे ऐसे पूरा नीचे बैठ के देते हैं, जो हमारे टीचर हैं, हमारे उस्ताद हैं, वो हमेशा गर्दन नीचे झुका के वो काम करते हैं। तो इसमें इतना है कि आपने जो भी काम करना है गर्दन ऊपर उठा के करें, जो हम बोलते हैं पोस्चरल केयर। जो आपने झुकना है वो आपने पूरा झुकना नहीं, आपको घुटने पे नीचे बैठ के घुटने के ऊपर आप आ जाएं। तो ये सारी जो चीज़ें जब बैठें तो एकदम एक करेक्ट पोस्चर में, एक इरेक्ट पोस्चर में बैठें, क्योंकि हमारे ये हम बोलते हैं कि जो पोस्चर इज़ द बेसिस ऑफ योर अंडरलाइंग डिजीज ऑफ सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइन, एंड ऑल्सो किसी हद तक घुटने में भी हम बैठते हैं। आपने देखा होगा कश्मीर में ज़्यादातर लोगों का जो है घुटनों का दर्द बड़ा कॉमन है। बिल्कुल अभी घुटनों का दर्द कॉमन क्यों है? क्योंकि हम चौकटी मार के बैठते हैं। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज देखें, जो हमारे बाहर के हैं, अंग्रेज जहाँ पे हमारे हैं, मतलब अंग्रेजी ममालिक हैं, यूरोप या US, तो वहाँ पे देखा जाता है कि जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये बहुत कम है, वहाँ पे हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग सोफा पे बैठते हैं। तो होता ये है, जब हम बैठते हैं नीचे ज़मीन पे तो हम चौकटी मार के बैठते हैं, तो जो नी में है स्ट्रेन काफ़ी आता है, तो उसकी वजह से हमारा वहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो बढ़ जाते हैं, यानी कि जो हड्डी है घिस जाती है। यूरोपियन कंट्रीज में क्योंकि सोफा पे बैठते हैं तो वहाँ पे हिप में वहाँ पे हो जाता है। तो ये जो है ये पोस्चरल केयर, उठने बैठने का तरीका, काम करने का तरीका, अपने हर कोई ज़िंदगी के जो दूसरे आपके मराहिल होते हैं, जो दूसरे काम होते हैं, उन्हें अंजाम देने का तरीका, अगर हम उसको एक अच्छी तरह से करें तो मैं आपको बता देता हूं कि 50% जो बीमारी है उसी से ठीक हो जाएंगी। और हम ये पेशेंट्स को बोलते भी हैं, ठीक करने के बाद भी हम बोलते हैं आपका हमने इलाज कर दिया, एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिएगा और एहतियात जरूर। आते हैं जब उनका वो फ्रैक्चर होता है पहले साल का, आपने बड़ा टेक्निकल पॉइंट उठाया है ये, तो जो उनका पहले साल का फ्रैक्चर है तो हमेशा उनको दर्द रहता है।
बिल्कुल सर। और जो आपने बोला बुजुर्ग हैं उनका भी वो घुटने में या इसमें दर्द बढ़ जाता है। अब क्योंकि ये एक मौसम ही ऐसा हमारा कश्मीर का, एक्सक्यूज़ मी, कश्मीर का ऐसा मौसम है, मैंने काफ़ी सारे पेशेंट देखे हैं जो हमारे पास यहाँ पे ट्रीटमेंट करने आते हैं, बिल्कुल। जो बाहर के होते हैं, और जैसे वो यहाँ से बाहर चले जाते हैं, कभी बीच में घर चले गए छुट्टियों में, बोलते हैं डॉक्टर साहब हम वहाँ गए थे, वहाँ में बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ मौसम जो है, हरारत जो है वो अलग रहती है। हमारे जो जिस्म है इसमें जो हमारे मसल्स होते हैं उसमें होते एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी एंड प्लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल आपने एक च्युइंगम हम मुंह में ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, बिल्कुल नरम है, जैसे ही आप पानी का एक ग्लास पी लेते हैं वो च्युइंगम बिल्कुल हार्ड हो जाती है। तो जो हमारा यहाँ पे जो हमारा ये मैं आपको प्रैक्टिकल एक टर्म दे रहा हूँ, तो जब सर्दियाँ हो जाती हैं तो जो हमारे जिस्म के जो अज़्ज़ा हैं, जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, इनमें वो जोर आ जाता है, ये थोड़े अकड़ जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि एक तो हम अपने आप को पूरा गर्म रखें, पॉइंट 1, और दूसरा ये है कि अगर हम एक्सरसाइज प्रॉपर करें, एक्सरसाइज करने से क्या हो जाता है, जो मसल्स हैं उनमें ताकत रहती है, मसल्स में अगर ताकत रहती है तो जोड़ों पे जोर आना कम रहता है। जब जोड़ों पे जोर आना कम रहेगा तो वो जो लोड है या जो बाहर के जो असरात होते हैं उन पे वो उतने अफेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बराबर रहे उनका तो जो दर्द है वो बिल्कुल कम रहे। मैं आपको बिल्कुल एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये बड़ी एक बड़ा खूबसूरत एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगा। जब मैंने अपना फिजियोथेरेपी किया था, पहले मैंने अपनी एमबीबीएस की प्रिपरेशन की थी, फिजियोथेरेपी में गया था बीच में ये सोच के कि मैं वहाँ जाऊँगा, अगर एमबीबीएस नहीं निकलेगा तो वहाँ मेरे फादर ने बोला था अगर एमबीबीएस नहीं निकला आपका साल ज़ाया नहीं होगा। लेकिन जब मैं अपना फिजियोथेरेपी में गया वहाँ पे, जब मैंने 1.5 महीना दिया तो मैंने देखा कि ये फिजियोथेरेपिस्ट जो है ये आपका ऑर्थोपेडिक में भी काम करता है, आपका सर्जरी में भी काम करता है, आपका न्यूरोलॉजी में भी काम करता है, आपका मेडिसिन में भी काम करता है। आई एम ऑल्सो वर्किंग इन डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जो हमारे हैं, तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर मुश्ताक रातर, उन्होंने लेटेस्ट अभी किया है, कल ही एक प्रोग्राम था जिसमें जो जीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, जो आप बोल रहे हैं जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, तो उनके लिए कैंप्स हमने किए, तो सिर्फ उनके सेपरेटली फिजियोथेरेपी के लिए उन्होंने कैंप्स किए, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पे हमने उनके लिए बनाया है एक पर्टिकुलर उन्होंने बनाया है वो सेटअप। और हमने कल ये भी किया कि केयर हमने किया कि जो लोग घर नहीं आ सकते उनके लिए वहाँ पे हम उन लोग घर चले गए। अब कल जब हम घर गए थे तो हमने देखी टीम्स हमारी थी जिसमें हमारे मल्टीपल होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी डॉक्टर्स गए थे, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी मैं गया था वहाँ पे। तो कुछ पेशेंट्स हैं जिनका स्ट्रोक था, ब्रेन हेमरेज था, कुछ पेशेंट्स हैं जिनका सीओपीडी जो होता है, कुछ पेशेंट्स हैं जिनका डायलिसिस था। तो ये है कि हर किसी पेशेंट का जो अपना मेडिकल मैनेजमेंट है, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट हमेशा काम आता ही आता है। एक चेस्ट फिजियोथेरेपी जो आपने बोला, एक मैस्टेक्टमी जो हम बोलते हैं, ब्रेस्ट रिमूवल है, उसके बाद जो उनका जो वहाँ पे पेन है उसका भी कंट्रोल है, उसका इजाला हमारे को ही करना है। उसके बाद जो उनकी लंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है उसका इजाला भी हमें करना है। उसके बाद जो उनका रेंज ऑफ मोशन जो है उठने बैठने में और हाथ मूवमेंट करने में जो शोल्डर रेंज कम हो जाता है उसका इजाला करने में हमारा ही काम होता है। तो जो सर्जन है, सर्जन का रोल बहुत अहम है, लेकिन वो सर्जन का रोल एक लिमिटेड सीमित दायरे में रहता है एक पर्टिकुलर टाइम में। पेशेंट का असली काम हो जाता है सर्जरी के बाद, जब उसे होश आ जाता है, होश आने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट के साथ रहेगा, पूरा ठीक तक रहेगा, तब तक उसका फिजियोथेरेपिस्ट के साथ एक वो रास्ता रहेगा। तो हम बोलते हैं फिजियोथेरेपी स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रेडल, यानी कि एक बच्चा जो पैदा होता है तो कभी कभी उसमें एक इंजरी हो जाती है, वो इवन उस टाइम पे हमें उसको शुरू कर देना पड़ता है, या सीपी चाइल्ड उसमें शुरू कर देना पड़ता है, या आईसीयू में उसमें शुरू कर देना है, टू द ग्रेव, जब तक बंदा मरता है। एक बंदा बुजुर्ग वो 50 साल 60 साल 100 साल 150 साल जब भी हो, तब भी वो क्रेडल टू ग्रेव फिजियोथेरेपी एक इंसान के साथ रहेगी, चलती रहेगी, उसका इजाला, उसकी दर्द और जो उसकी बीमारी है उसका इजाला होता रहेगा। तो अपने मैस्टेक्टमी उठाए, मैं बोलता हूँ सिर्फ मैस्टेक्टमी नहीं, जो हर कोई बीमारी है वो अब छाती की ले लें, किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है, उससे छाती का दर्द है, किसी को घुटनों का दर्द है, किसी को गर्दन का दर्द है, किसी को ब्रेन हेमरेज है, किसी को नर्व प्रॉब्लम है, किसी को मसल वीकनेस है, किसी को जनरल वीकनेस है। मतलब मेरे को तो कोई ऐसी चीज़ दिखती नहीं है जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का रोल नहीं है। हर किसी चीज़ में आपका मेडिसिन के साथ, आपका सर्जरी के साथ फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है ही है। और जब आप फिजियोथेरेपी करेंगे तो जिसको हम बोलते हैं सोने पे सुहागा, एक ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं। कुछ मेरे पे एक पेशेंट आया था, बैक सर्जरी की थी, सर्जरी के बाद उन्हें एक्सरसाइज प्रोटोकॉल नहीं दिया था, तो जो उनकी जो नर्व्स है वो एकदम टाइट हो गई थी, तो सर्जरी फिर से बोला था रिपीट करनी पड़ेगी, न्यूरो सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बैठ गया। तो सर्जन तो अपनी काम कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है हमें जो फिजियोथेरेपी है उससे ऑप्टिमल रेंज में लाना है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला जब हमारा कोविड हुआ था, नहीं ये पर्टिकुलर मैं आपको एक टाइम लूंगा पे, कोविड हुआ था तो कोविड में ये देखा कि छाती की बड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल, उसमें भी सबसे ज्यादा रोल फिजियोथेरेपिस्ट का था। जो आपके WHO, आपका मैं आपको बाद में लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, आपको WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर थे, उन्होंने अलग से पर्टिकुलरली फिजियोथेरेपिस्ट को थैंक यू बोला था कि उन्होंने अपना जो रोल है वो दिया था ताकि जो पॉपुलेशन है वो वापस अपनी लेवल पे वापस आए।